औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे सारे डोमेन 7 तक तो कंप्लीट कर लिए और मैंने डोमेन 8 जो है उसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर दिया है। आज हम डोमेन 8 का पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। और डोमेन 8 क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी ना। मैंने इसका पार्ट 1 जो है ना पॉइंट नंबर 6 के ऊपर स्टॉप किया था, और आज मैं पार्ट नंबर 2 जो है ना इसको पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करूंगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। Point number 7 is input validation. As users interact with software, they often provide information to the application in the form of input. This may include typing in value that are later used by the program. Developer Developers often expect these values to fall within a certain parameter. For example, if the programmer asks the user to enter a month, the program may expect to see an integer value between 1 and 12. If the user enters value outside that range, a poorly written program may crash as best or allow the user to gain control of the underlying system at worst. इसमें ये है कि है ना जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं ना, अब लाजमी है कि अगर वो ये लिखेंगे कि है ना आपका जैसे आपका मंथ कौन सा है, बर्थ का मंथ कौन सा है, तो लाजमी वो 1 से लेकर 12 तक ही हो सकता है ना। लेकिन अगर तो यूज़र जो है कोई और 12 से आगे का कोई नंबर लिख देता है, तो उससे क्या होता है कि जो पुअरली कोडिंग होती है ना सॉफ्टवेयर की, यानी कि बहुत कमज़ोर कोडिंग होती है, मजबूत कोडिंग नहीं होती है, तो फिर वो क्रैश हो जाता है। ठीक है ना। और इसका फ़ायदा जो है वो अटैकर्स बहुत अच्छे से उठाते हैं। इनपुट वैलिडेशन ऑल्सो में चेक फॉर अनयूजुअल कैरेक्टर्स सच एज कोटेशन मार्क्स within a text field which may be indicative of an attack ना। तो जब अटैक होता है तो फिर चीज़ें भी नज़र आती हैं, जैसे कोटेशन मार्क्स नज़र आएंगे और ये सब चीज़ें भी ना। तो ये जो है ना इनपुट वैलिडेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आता है पॉइंट नंबर 8, ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। Many applications, particularly web application, requires that users authenticate prior to assessing sensitive information or modifying data in the application ना। ठीक है। डेवलपर्स शुड सीक टू इंटीग्रेट देयर एप्लीकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम। जितने भी डेवलपर्स हैं जो अगर तो बना रहे हैं सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन का के लिए ना, तो उन्हें ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की है ना, जो उस वक्त ऑथेंटिकेशन यानी उनकी हर चीज़ का जो सिक्योरिटी कंट्रोल ऑथेंटिकेशन का है ना, वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। इट इज़ जनरली मोर सिक्योर टू मेक यूज़ ऑफ एन एग्जिस्टिंग hardened authentication system than to try to develop an authentication system for a specific application. शुरू में ही जब बनती है ना, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसी वक्त जो है ना सिक्योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम के होना चाहिए ना, क्योंकि ये मोर इजी है रेदर कोई अलग से एप्लीकेशन बनाकर तो फिर उसमें ऐड किया जाए ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 9, एरर हैंडलिंग। डेवलपर्स लव डिटेल्ड एरर मैसेजेस। डेवलपर्स क्यों लव करते हैं? ताकि उन्हें एक अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है। द डेप्थ इंफॉर्मेशन रिटर्न इन दोज एरर्स इज क्रूशल टू डीबगिंग कोड्स and makes it easier for technical staff to diagnose problem
एक्सपीरियंस बाय द यूज़र। जब एरर मैसेजेस आते हैं और अगर वो थोड़े डिटेल में हो ना, तो बहुत अच्छी तरह से वनरेबिलिटीज़ या गलती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोज एरर मैसेजेस में ऑल्सो एक्सपोज सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू अटैकर, including the structure of database tables, the address of internal servers and other data that may be useful in reconnaissance। यानी reconnaissance का मतलब ये होता है कि to relocate enemy effort that precede an attack। ठीक है ना। फिर ये अटैकर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। therefore developers should disable detailed error messages as long as debugging mode on any server and application that are publicly accessible। जो भी चीज़ publicly accessible होगी उसके ख़तरे बढ़ जाते हैं ना, ख़तरों के एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 10 जो कि लॉगिंग है। The Open Web Application Security Project OWASP Secure Coding Practices suggests logging the following event। अच्छा, लॉगिंग के भी अपने मसले होते हैं और हम भी इसे डेली बेसिस पर फेस करते हैं लॉगिन्स पर। तो उसका जो है ना सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो ये हैं, चंद एक हैं इसमें। इनपुट वैलिडेशन फेलियर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स स्पेशली फेलियर्स। यानी कि इनपुट वैलिडेशन फेलियर ये होता है कि आपने लॉग इन किया लेकिन वो फेल हो गया। ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स स्पेशली द फेलियर्स, ऑथेंटिकेट करने के तो फेलियर हो गया। एक्सेस कंट्रोल फेलियर, एक्सेस नहीं कर सक रहे हैं किसी चीज़ को ना। टेम्परिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, टेम्परिंग हमने पढ़ा था ना इसके अंदर स्ट्राइड मॉडल के अंदर। यूज़ ऑफ इनवैलिड और एक्सपायर्ड सेशन टोकन, जैसे कितनी दफ़ा मैसेज आता है इनवैलिड हो गया है या एक्सपायर्ड हो गया है। एक्सेप्शंस रेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS फेलियर, TLS भी हमने पढ़ा है। क्रिप्टोग्राफिक एरर्स ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जब कोड करते हैं ना तो ये लॉगिन की जब कोडिंग होती है तो उनमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 11 ना, फेल सिक्योर एंड फेल ओपन। देर आर टू बेसिक चॉइसेस व्हेन प्लानिंग फॉर सिस्टम फेलियर ना। लाजमी है कि सिस्टम कभी भी फेल हो सकता है, इंसान कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर छोड़ता है। तो दो बेसिक चॉइसेस होती हैं ना कि जो होती हैं सिस्टम की प्लान करना होता है कि सिस्टम फेल ना हो। तो पहला है द फेल सिक्योर फेलियर स्टेट पुट्स द सिस्टम इनटू अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी until an administrator can diagnose the problem and restore the system to normal operation ना। बहुत उसकी फेल सिक्योर जो होता है बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर डायग्नोस कर ले उसमें भी प्रॉब्लम ना, तो वो फ़ौरन उसको रिस्टोर कर लेता है, यानी कि प्रॉब्लम होने नहीं देता है, उसका यू टर्न करवा लेता है और फिर हर चीज़ नॉर्मल ऑपरेशन करती है। इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनवायरनमेंट्स fail secure is the appropriate failure state because it prevent unauthorized access to information and resources ना। जो है वो प्रिवेंट करता है फेल सिक्योर ना। फिर इसके बाद जो आता है उसका दूसरा पॉइंट ये है कि द फेल ओपन स्टेट अलाउज यूजर टू बाईपास फेल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एररिंग ऑन द साइड ऑफ परमिसिवनेस ना। फेल ओपन स्टेट जो होता है ना अलाउ करता है यूज़र को कि बाईपास कर देना फेल सिक्योरिटी कंट्रोल को ना।
फिर इसके बाद जो आता है पॉइंट आता है सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. All system development processes should have several activities in common. Although they may not necessarily share the same names, these core activities are essential to the development of sound, secure system. ना अब बात होगी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की. अब लाइफ साइकिल का मतलब है हमेशा कंसेप्शनल डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन होने चाहिए, उसके फंक्शंस बिल्कुल मतलब मजबूती से काम करें. कंट्रोल स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल होना चाहिए. डिज़ाइन को रिव्यू करो. कोडिंग कोडिंग करनी है और कोडिंग को भी रिव्यू करना है, वॉक थ्रू करना है कोडिंग से कि हर चीज़ सही की है कि नहीं. सिस्टम टेस्ट रिव्यू टेस्ट बहुत ज़रूरी है. मेंटेनेंस एंड चेंज मैनेजमेंट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. और मैनेजमेंट का अगर चेंज होती है तो भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को देखना है. और चेंज मैनेजमेंट बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी बहुत देती है. फिर आता है पॉइंट नंबर 13 ना. पॉइंट नंबर 13 है कंसेप्शनल डेफिनेशन ना. ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, द कंसेप्शनल डेफिनेशन फेज ऑफ सिस्टम्स development involve creating the basic concept statement for the system. It's a simple statement agreed on by all interested stakeholders, the developers, customers and management. Stakeholders जो होते हैं ना, वो developers भी हो सकते हैं, customers भी हो सकते हैं और management भी हो सकती है. That state the purpose of the project as well as the general system requirements. It is helpful to refer to the concept statement at all phases of the system development process. Often, the intricate details of the development process tend to obscure the overarching goals of the project. ना तो ये जो कंसेप्शनल डेफिनेशन है ना, यानी आपको उसके सही कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए. और ये जो है ना, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट एज वेल एज जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो ये सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, उसका ये कंसेप्शनल डेफिनेशन हो चाहिए कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होना चाहिए. फिर आता है पॉइंट नंबर 14 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन. Once all stakeholders have agreed on the concept statement, it's time for the development team to sit down and begin the functional requirement process. जब है ना कंसेप्शनल हमने समझ लिया कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबकी इजाज़तें होना चाहिए, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो अब आता है ना फंक्शनल प्रोसेस कि फिर बैठना है. अब बैठ जाना है क्योंकि अब सबकी तरफ से इजाज़त आ गई है, सब खुश हैं ये काम करने के लिए. दीज रिक्वायरमेंट शुड बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म कंज्यूमेबल बाय software developers. The following are the three major characteristics of functional requirement ना. अब ये तो डेवलपर्स के काम अब शुरू होता है ना. इनपुट्स है द डेटा प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन. फंक्शन के लिए क्या डेटा चाहिए. बिहेवियर द बिजनेस लॉजिक डिस्क्राइबिंग व्हाट एक्शन द सिस्टम शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इनपुट. और फिर आउटपुट ये है कि द डेटा प्रोवाइडेड फ्रॉम अ फंक्शन ना, जो भी डेटा प्रोवाइड हुआ है फंक्शन के लिए वही आउटपुट बनकर निकलेगा ना. तो मैं इस पॉइंट नंबर 14 पे पार्ट 2 को फिनिश करती हूँ. इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 जो है ना, मैं पॉइंट नंबर 15 से स्टार्ट करूँगी. अस्सलाम वालेकुम.